हाय माय नेम इज आमिर। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ द चैनल। एंड आज हम लोग वन शॉट वीडियो में पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन कवर करने वाले हैं, जिसमें थ्योरी और विल ट्राई टू टेक सम क्वेश्चंस। तो पूरे एक शॉट में वीडियो कंप्लीट की जाएगी। सो जस्ट फोकस ऑन, वी आर स्टार्टिंग सर्कुलर मोशन, राइट। तो सर्कुलर मोशन में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं कि ये सर्कुलर मोशन होता क्या है और सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन क्यों बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि इसको एक्सेलरेटेड मोशन बोला जाता है। एक्सेलरेटेड मोशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब कोई बॉडी, न्यूटन साहब बोले कि कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में है तो स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहती है, इफ यू विल ट्राई टू चेंज द डायरेक्शन यू नीड टू अप्लाई अ फोर्स। तो सर्कुलर मोशन में होता है क्या, हर बार बॉडी की डायरेक्शन को चेंज की जाती है। तो हर बार डायरेक्शन चेंज करने के लिए यू नीड टू अप्लाई अ फोर्स, और जब पूरे टाइम एक फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा। ये जो फोर्स लगता है टुवर्ड सेंटर लगता है, जो डायरेक्शन को चेंज करता है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और इस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोला जाता है। बिकॉज ऑफ दैट ये एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है, और ये हमेशा 2D होता है। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गया सर्कुलर मोशन में कि एक 2D होता है और एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ठीक, सर्कुलर मोशन में क्या, एक फिक्स पॉइंट के अराउंड ये घूमता रहता है, राइट। फिर बात करते हैं कि भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द नेक्स्ट टॉपिक इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको थीटा से डिनोट करते हैं, राइट। तो इस पॉइंट के अलावा जो भी एंगल सबटेंड होता है, राइट, कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो ये एंगल सबटेंड किया, तो इसी थीटा एंगल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। मान लो इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे था और यहाँ से यहाँ मूव किया, तो इस चीज को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, राइट। जहां से जहां मूव किया, राइट, क्लियर है। ऑलराइट, तो इसको थीटा से डिनोट किया जाता है। ऐसा यूनिट होती है रेडियन। आप इसको डिग्री में भी यूज कर सकते हो, राइट। 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन बोला जाता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू एंगल यू कैन कन्वर्ट दी रेडियन एंड डिग्री ऑन। ठीक है, अब बात होती है कि यार इसका डायरेक्शन क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। तो सपोज करो कि आपका पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, ए से बी गया, राइट। ए से बी आपका गया एंटी क्लॉकवाइज में पार्टिकल ऐसे। तो आपको डायरेक्शन कैसे निकालना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि थीटा यही हुआ ना। तो पहले कहां पे था, यहां पे था। मूव किधर किया, बी की तरफ। तो ये जो थंब है वो रिप्रेजेंट करेगा द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच इज कमिंग परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, और कह सकते हैं अलोंग द एक्सिस आ रहा है। ठीक, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस हमेशा कैसे फाइंड करेंगे, बाय राइट हैंड थंब रूल। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन बी फाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट। दूसरी बात करें कि ये स्केलर होता है कि वेक्टर होता है, इसके पास डायरेक्शन तो आ गया, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब बहुत छोटे फॉर्म में होता है तो वो किसको फॉलो करता है, वो फॉलो करता है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को, और बड़े फॉर्म में वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। तो जब एंगल बहुत छोटा हुआ तो उसको वेक्टर लेंगे, जब एंगल बड़ा हो जाएगा तो उसको स्केलर लेंगे, राइट। मूविंग फॉरवर्ड विल टॉक अबाउट एंगुलर वेलोसिटी। किसकी बात करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी की। बोला एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इसको डिनोट किया जाता है ओमेगा से, राइट। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है कि इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किस रेट से कवर किया जा रहा है, उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। इसको ओमेगा से डिनोट किया जाता है। अब ये देखो, ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी भी हो सकता है और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी भी हो जाता है। इसको बोलेंगे ओमेगा इंस्टेंट विच इज डी थीटा बाय डी टी। इसको बोलेंगे एवरेज विच इज डेल थीटा बाय डेल टी। और इसको और बोल सकते हैं ओमेगा इंस्टेंट को कि डेल थीटा बाय डेल टी लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 हो, तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं आगे, थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई टी 2 माइनस टी 1। इसको कैसे लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी, यू नो दैट, राइट। मूविंग फॉरवर्ड कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है रेडियन पर सेकेंड। क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। इसमें क्वेश्चन जब डिजाइन होता है एंगुलर वेलोसिटी से के रिस्पेक्टिव में, जब तो वो ना क्वेश्चन बोलेगा कि ओमेगा दिया हुआ है 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट।
1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, 30 रिवॉल्यूशन पर आवर, ऐसे क्वेश्चन देगा। तो एक रिवॉल्यूशन का मतलब 1 चक्कर हुआ, इसका मतलब वो 2 पाई रेडियन हुआ, राइट। तो एक रिवॉल्यूशन का मतलब होगा 2 पाई रेडियन पर मिनट में। अगर आप सेकंड में चेंज करना चाहते हो तो 60 हो जाएगा। फिर यहाँ से कैंसिल करके रेडियन पर सेकंड में आप वैल्यू ला सकते हो, विच इज एसआई यूनिट, राइट। तो क्वेश्चन में अगर बोला 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो अपन 60 इंटू 2 पाई बाई 60 करेंगे, राइट। 60 रेवोल्यूशन पर मिनट, 60 को 60 लिखो, रेवोल्यूशन को 2 पाई लिखो, पर मिनट को 60 लिखो, 60 कैंसिल, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड आया हमारा एंगुलर वेलोसिटी। तो इस टाइप का भी वैल्यू आएगा। यू नीड टू बी लिटिल बिट फोकस कि आपका अगर रिवॉल्यूशन 1 पर मिनट दे दे तो आपको ये आना चाहिए कि उसको चेंज कैसे करते हैं। डायरेक्ट यू कैन नॉट टेक, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, अब बात करते हैं कि भाई एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इसको अल्फा से डिनोट किया जाता है। ये होता है क्या, ये एंगुलर वेलोसिटी की स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी को या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, राइट। एंगुलर वेलोसिटी को या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, वही क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। बढ़ाएगा तो एक्सेलरेशन, घटाएगा तो डी एक्सेलरेशन, ठीक। अल्फा से डिनोट करते हैं। ये भी दो टाइप का हो सकता है, एवरेज हो सकता है और इंस्टेंटेनियस हो सकता है। एवरेज होगा तो क्या होगा, ये होगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई T2 माइनस T1, उसको लिख सकते हैं डेल ओमेगा बाई डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस को क्या लिख सकते हैं, ए इंस्टेंटेनियस को लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी टी, और क्या लिख सकते हैं, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, और लिख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस का है, ये दो फॉर्मूला किसका है, एवरेज का। इंस्टेंटेनियस का एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, ए इंस्टेंट इज इक्वल टू डेल ओमेगा बाई डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो इतने सारे फॉर्मूला पॉसिबल है जो हम 1D में ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा हुआ है इस टाइप का चीज, हम बस इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो हमारा हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन सब के बीच में एक रिलेशन डेवलप होता है, किसी इसके बीच में, angular displacement and displacement, angular velocity and velocity which is linear, angular acceleration and linear acceleration, ठीक। इसको मैं उससे आगे बताने से पहले अपन एक बार इसको पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि ये जैसे कोई पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है, तो इसका वेलोसिटी जो ना, या फिर स्पीड बोलो, ये फिक्स होगा, इसकी वैल्यू ना बढ़ेगी ना घटेगी। वैल्यू अगर 10 मीटर पर सेकेंड से है तो ये 10 मीटर पर सेकेंड हर जगह रहेगा, इसकी वैल्यू कभी ना बढ़ेगी ना कभी घटेगी। तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसी कंडीशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है, तभी स्पीड ना बढ़ रही है ना घट रही है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिफाइन करने के लिए हम ये भी बोल सकते हैं कि भैया या तो स्पीड कांस्टेंट होगी या तो ये बोलेंगे ए टेंजेंशियल हमारा 0 होगा, राइट। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम क्या बोलेंगे कि ये जो V1, ये जो V2 और ये V3 है, ये आपस में इक्वल नहीं है, इसकी वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। मतलब ए टेंजेंशियल है वो 0 नहीं है, या तो स्पीड बढ़ रही होगी या तो स्पीड घट रही होगी, मतलब वो लगातार अपने वैल्यू को चेंज कर रहा है। उस कंडीशन में ए टेंजेंशियल 0 नहीं होगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल 0 हुआ, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल 0 नहीं होगा। टेंजेंशियल का काम क्या है, स्पीड को बढ़ाना या घटाना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो एक एक्सेलरेशन तो लग ही रहा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, v स्क्वायर बाई आर, मतलब जिस स्पीड से घूम रही है डिवाइडेड बाय उसका रेडियस। अगर मैं यहाँ बात करूं तो ए सेंट्रीपिटल तो यहाँ होगा ही। अब देखो, अगर मैं इस पॉइंट पे निकालना चाहता हूं तो v1 स्क्वायर बाई आर होगा सेंट्रीपिटल। अगर इस पॉइंट पे निकालना चाहता हूं तो v, यहाँ पे v2 है तो ये v3 होगा, v3 स्क्वायर बाई आर। मतलब समझ रहे हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हर एक पॉइंट का अलग अलग होएगा। क्यों, क्योंकि वह v पे डिपेंड करता है और v अपनी वैल्यू को लगातार चेंज कर रहा है, राइट। तो ये होगा। उसके बाद टेंजेंशियल अपन यहाँ पे, क्योंकि ये v किसी ना किसी
वेरिएबल के फॉर्म में होगा। मान लो 2t है तो हम इसको at को लिख सकते हैं dv बाई dt, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2t को तो 2 मिलेगा। ऐसे हम टेंजेंशियल निकाल सकते हैं। अब ये टेंजेंशियल और ये सेंट्रीपिटल विच इज रेडियल, राइट, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो नेट निकालने के लिए हम कर देंगे a नेट इज इक्वल टू अंडर रूट AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ऐसे निकालेंगे। एक्सेलरेशन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, उसका नेट करो। तो यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, टेंजेंशियल और ये सब की वैल्यू मेरे को पता चल गया, और कैसे कैलकुलेट करते वो पता चला। ऑलराइट, तो अगर मैं थीटा, आपने पढ़ा होगा थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ये कैसे आता है आपको पता होना चाहिए कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज में अगर थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा को थीटा ले सकते हैं और वो आर्क बाय रेडियस हो जाएगा। ठीक, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पे आर लीनियर डिस्प्लेसमेंट है और थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एक रिलेशन मेरा डेवलप हुआ। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, डीएल बाई डी टी आ जाएगा वी, आर वही रहेगा, डी थीटा बाई डी टी आ जाएगा ओमेगा। तो ये दूसरा रिलेशन डेवलप हुआ। और एक और रिलेशन फिर से डिफरेंशिएट करूं तो ये ए टेंजेंशियल में चेंज हो जाएगा, ये आर, ये अल्फा में चेंज होगा, राइट, डी ओमेगा बाई डी टी। तो ये एक रिलेशन है तीनों का, आपको किसी भी हालत में ये रिलेशन याद रखना। L इज इक्वल टू आर थीटा, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू आर अल्फा। ये याद है तो बाकी सबको डिफरेंशिएट करो। और ये याद करने का अच्छा तरीका क्या है, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। क्लियर? ऑलराइट, तो हम आगे बढ़ते हैं इन सब चीजों को। एक क्वेश्चन लेते हैं, जब मेरा टेंजेंशियल भी निकालने की, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी हो और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो तो हो गई। देखो, मान लो एक बॉडी है या पार्टिकल है जो यहां पे v की वैल्यू दी है 60 मीटर पर सेकेंड, और मेरे को निकालना है a नेट एट t इज इक्वल टू 1। ठीक, तो मैं यहां पे, क्योंकि ये एक्सेलरेशन टेंजेंशियल 0 नहीं है, तो मेरे को पहले क्या निकालना पड़ेगा, मेरे को निकालना पड़ेगा दोनों एक्सेलरेशन। तो मैं निकालूंगा ए टेंजेंशियल विच इज डी वी बाई डी टी। तो ये हो जाएगा 60 का 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया ए टेंजेंशियल। अब मैं निकालूंगा क्या, ए सेंट्रीपिटल विच इज वी स्क्वायर बाई आर। वी की वैल्यू दी है 60 का स्क्वायर बाई आर। मेरे को कहाँ निकालना है, टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे 6 इंटू 1 का स्क्वायर बाई आर। देखो भाई आर की वैल्यू लेनी पड़ेगी, 1 मीटर ले लेते हैं 1, तो ये आ जाएगा 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये AC आ गया। अब मेरे को AC भी पता और मेरे को AT भी पता है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, A नेट इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे कितना था 6 का स्क्वायर, यहाँ पे आया 36 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, वो आंसर डेफिनेटली यू विल गेट। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक, अब देखो यार, एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट था तो आपने मोशन इन 1D में क्या पढ़ा था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as, एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस एन एच इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। तो ये चीज पढ़ा था जब एक्सेलरेशन मेरा क्या था, कांस्टेंट। और जब अल्फा कांस्टेंट होता है ना बच्चे, तो हम क्या पढ़ते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, जहाँ पे एंगुलर ओमेगा क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज कांस्टेंट, एंड टी इज टाइम इंटरवल, कौन सा टाइम, जब चेंज हुआ होगा ओमेगा नॉट से ओमेगा। मूविंग फॉरवर्ड, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। थर्ड इज व्हाट, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और फोर्थ क्या हो जाएगा, टी एनथ, सॉरी थीटा nth is equal to ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2 2n माइनस 1। तो ऐसे हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमने मोशन 1D में किया था वैसा ही वैसा यहाँ पे कर सकते हैं सर्कुलर मोशन में। तो इसके बेस्ट क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मूला टाइप का आएगा, तो यू कैन डू दैट। नाउ वी आर मूविंग फॉर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन क्या होता है यार, कि ऐसे ना पार्टिकल इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमेगा जिसका रेडियस r है। किसी पत्थर को हमने, जिसका मास m है, रस्सी में बांध के घुमा दिया,
तो ये जो टेंशन है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल गोल घूमने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे टेंशन है, एक पत्थर को हमने रस्सी में बांधा और पत्थर को घुमा दिया तो रस्सी में टेंशन लगा होगा, वही टेंशन है जो उसको गोल गोल घुमा रहा है। रस्सी छोड़ोगे तो गोल गोल नहीं घूमेगा। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल विच इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। तो हमारा टेंशन यहाँ पे क्या आ गया? mv स्क्वायर बाई आर। क्लियर है? नाउ बच्चों को बहुत सारा एक कहता है कि सेंट्रीपिटल क्या है, सेंट्रीफ्यूगल क्या है, तो उसके बारे में एक बार आपको बता देता हूं कि सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल क्या है। बिफोर दैट, हॉरिजॉन्टल में हम कैसे निकालेंगे टेंशन mv स्क्वायर बाय आर। इसमें क्वेश्चन कैसे डिजाइन होता है कि मान लो एक पार्टिकल है जिसका मास 1 kg है, रेडियस 1 मीटर, मास 1 kg, रेडियस 1 मीटर, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। तो बोल रहा है टी मैक्सिमम जो वो रस्सी हैंडल कर सकता है वो 400 न्यूटन है। तो बताओ मैक्सिमम कितना स्पीड से आप उसको घुमा सकते हो? तो आप टी मैक्सिमम इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर करोगे, m1 r1 तो v स्क्वायर कितना आ गया? v की वैल्यू कितनी है यार? v निकालना है, ये 400, तो 400 का 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम अगर 21.1 भी करोगे तो रस्सी टूट जाएगा। लेकिन समटाइम्स यू विल गेट ऑप्शन की 20 दिया ही नहीं, 10, 22, 26, 28, तो उसमें से मैक्सिमम कितना में से घुमा सकते हैं? 10 से, या तो 10, 12, 14, 16 दे तो 16। आर यू गेटिंग कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? किस टाइप के ऑप्शन डिजाइन कर सकते हैं इस छोटे से क्वेश्चन में। ठीक है, नाउ कैसे हम सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं? देखो, जब आप कार से जाते हो, समझना, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल ना एक नॉन इनर्शियल फ्रेम का कॉन्सेप्ट है और नॉन इनर्शियल फ्रेम एक्सेलरेटेड फ्रेम को बोला जाता है। वो फ्रेम जो एक्सेलरेट कर रहा होगा वहीं से मेरे को ये स्यूडो फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट डिजाइन होता है, राइट? तो मान लो एक कार है जिस पे आप बैठ के जा रहे हो, तो आपको लगता है इधर सारे जो ट्रीज है वो ऐसा लगता है कि पीछे जा रही है ट्रीज, ऐसा लगता है ना। जब आप कार से आगे जाते हो तो ऐसा लगता है ट्रीज आर गोइंग बैक। आप ट्रेन पे भी बैठ के देखोगे तो ऐसा लगेगा, सीम्स लाइक दैट ट्रीज आर गोइंग बैक। व्हाई दिस इज हैपनिंग? एक्चुअली you are as an observer, you are assuming that you are at rest and your velocity or acceleration given to the trees। तो ऐसा लगता है कि trees are going back क्योंकि आपने खुद को रेस्ट पे मान लिया जबकि आपकी खुद की वेलोसिटी थी। सेम विद, अगर कोई पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है तो गोल गोल घूम रहा होगा तो इसके पास एक्सेलरेशन होगा। ऑब्वियसली सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड फ्रेम बोला जाता है, एक्सेलरेटेड मोशन बोला जाता है। अगर इस पार्टिकल के साथ साथ एक बंदे को यहीं पे बिठा के घुमा दिया जाए तो उस पे क्या लग रहा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा टुवर्ड्स द सेंटर। पर बंदा है तो ऑब्जर्व कर रहा होगा इस पार्टिकल को, और जब वो पार्टिकल को ऑब्जर्व करेगा तो अपने आप को रेस्ट मानेगा। उस पे एक एक्सेलरेशन लग रहा था टुवर्ड्स द सेंटर, जबकि उसने क्या मान लिया कि मेरे पे कोई एक्सेलरेशन लग ही नहीं रहा है, तो अपने आप को रेस्ट में जैसे माना, अपनी इधर की एक्सेलरेशन इधर पार्टिकल को दिया ऑपोजिट में। एक्चुअली इसके पास वो एक्सेलरेशन लग नहीं रहा था पर उसने दे दिया। तो अब क्या हुआ कि इस बंदे को लगेगा कि ये पार्टिकल ना अवे जा रहा है, दूर जा रहा है, जबकि ऐसा रियलिटी में क्या था कि ये इस पे इधर लग रहा था। तो सिर्फ इस बंदे को ऐसा महसूस होगा दिस पार्टिकल इज गोइंग अवे, मतलब जा तो नहीं रहा पर इसको महसूस हो रहा। तो वो जो एक्सेलरेशन से बाहर जा रहा होगा उसी एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। और उस पे जो फोर्स लग रहा होगा उसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये किसके लिए वैलिड होगा? सिर्फ इस वाले जो गोल गोल घूम रहा है ना फ्रेम, सिर्फ उसके लिए वैलिड होगा और बाकी किसी को ये चीज महसूस नहीं होगी, राइट? अगर कोई बंदा यहां बैठ के देखे तो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का पता भी नहीं रहेगा, सिर्फ जो गोल गोल घूम रहा है उसको पता चलेगा, राइट? आई होप दिस इज क्लियर कि आप सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इफ यू आर इन इनर्शियल फ्रेम देन देयर इज नो कॉन्सेप्ट फॉर यू व्हाट? Centrifugal force. If you are in a non-inertial frame and you are moving along with that particle which is in circular motion, then for you only there will be centrifugal, otherwise no concept. I hope this is clear, very clear for you. Now we'll move कि यार conical वाला circular motion होता है, उसमें क्या क्या सीन बनता है। तो ये जो conical में ना एक रस्सी को ऐसे बांधा, पहले मासलेस रस्सी को बॉब से बांधा M, इसका लेंथ हमने L लिया और इसको ऐसे गोल गोल घुमा दिया तो एक कॉनिकल टाइप का बनेगा ना। तो कॉनिकल ऐसे बना, ऐसे गोल गोल घूम रहा होगा, राइट? तो इसमें हम ना देखो, ये रस्सी से बांधा तो इस पे टेंशन लग रहा होगा, इसका मास M है तो mg नीचे लग रहा होगा, यहाँ पे थीटा एंगल बना तो यहाँ पे भी थीटा एंगल बन रहा होगा, ये T है ये थीटा है तो ये T cos थीटा होगा,
यहाँ पे इस गोल गोल घूम रहा होगा तो एक सेंट्रीपिटल इस सर्कुलर पाथ की तरफ लग रहा होगा विच इज टी साइन थीटा। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, टी साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। मतलब ये पार्टिकल वी से घूम रहा है तो एम वी स्क्वायर बाय एल मत ले लेना, एल मत ले लेना, ये वाला रेडियस जो भी आएगा, फिलहाल मैं आर लिख दे रहा हूं तो आर ये लेना। दूसरा ये टी कॉस थीटा है वो एम जी के बराबर होगा क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। यहां से हम वी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, टेंशन भी निकाल सकते हैं, जो मर्जी निकालो। ये हुआ कॉनिकल का कॉन्सेप्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन की तरफ जाते हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन देखो, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और कॉनिकल ना यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, कि अगर स्पीड बढ़ा रहे हो लगातार तो नॉन यूनिफॉर्म हुआ, यूनिफॉर्म घुमा रहे तो यूनिफॉर्म हुआ। कॉनिकल में भी यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, ठीक है। पर व्हेन इट कम्स टू वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट हट गया, ठीक है बच्चे। तो इसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल बोला जाता है। मान लो एक बॉब को आपने मास एम दिया एल लेंथ का, इसको ऐसे गोल घुमा दिया, राइट। तो इस पे mg लग रहा है, तो जब ये पार्टिकल और यह बॉब ऊपर जा रहा होगा तो mg नीचे फोर्स लगा रहा होगा, और जब ये नीचे आएगा टॉप से तो उसको mg सपोर्ट करेगा, राइट। तो लेट्स अज्यूम यहाँ पे हमने स्पीड दिया u, किसी थीटा एंगल पे v पॉइंट पे मेरे को वेलोसिटी जानना है, तो ये होता है अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, ये वाला एंगल इस वाले लाइन के साथ, u क्या है, वेलोसिटी एट टॉप बॉटम मोस्ट पॉइंट। ये याद रखना दो चीज, कि ये u क्या है बॉटम मोस्ट पॉइंट का स्पीड, और थीटा क्या है इसी लाइन से जो एंगल बन रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब कैसे निकालेंगे यार, यहाँ पे लगा दो एनर्जी कंजर्वेशन, दो जगह पे एक तुरंत निकल के आ जाएगा, राइट। तो किसी पॉइंट पे v निकालना बड़ा इजी हो गया। अब ये है ना कि क्या कंडीशन होती है सर्कुलर मोशन जस्ट कंप्लीट हो जाए, दो केसेस इसके होते हैं। केस वन ऐसा होता है कि भाई हमने रस्सी है, ये रस्सी है जो स्लैक हो सकती है, ऐसे रस्सी को बॉब से बांधा हुआ है, तो मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, अगर ये लेंथ l है मास m है तो मिनिमम बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होना चाहिए 5gl, तब ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। इन दैट केस हॉरिजॉन्टल लेवल पे वेलोसिटी स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे थीटा कितना बन रहा 90 डिग्री, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस 90 0, यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5gl, तो यहाँ 5gl रखेंगे तो 5gl माइनस 2gl इज 3gl। तो यहाँ पे जो स्पीड होनी चाहिए v1 वो होनी चाहिए 3gl, तभी ये सर्कुलर मोशन जस्ट कंप्लीट कर पाएगा, जस्ट बोल रहा। आगे बढ़ते हैं, उस कंडीशन में टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगा तो 180 हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस 180 इज माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 2 4 4 5 माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा रूट gl। तो ये जस्ट सर्कुलर मोशन कंप्लीट का कंडीशन है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होना चाहिए रूट 5gl, हॉरिजॉन्टल लेवल पे होना चाहिए रूट 3gl, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे होना चाहिए रूट gl, तभी सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। एक्चुअली इससे कम में भी पॉसिबल था, और वो होगा ऐसे सिचुएशन में जब ये पाइप हो, जब यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट हो, मासलेस रिजिड सपोर्ट हो, तो ये रूट 4gl में कंप्लीट कर देगा अपना सर्कुलर मोशन। ऐसा क्यों हो रहा है कि ये रूट 4gl में यहाँ पे एक अंदर फ्रिक्शनलेस सरफेस में एक छोटा सा बॉल रखा, इसको रूट 4gl देंगे तो ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर देगा, जबकि यहाँ पे रूट 4gl देंगे तो समवेयर इन बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री यहाँ पे स्लैक होके ऐसे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि टेंशन जीरो हो जाता है रस्सी का, और टेंशन जीरो होगा तो उसको सपोर्ट नहीं दे पाएगा और गिर जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि इनिशियली जब ये बिटवीन 90 डिग्री और 180 डिग्री जाएगा तो वो गिरने की कोशिश करेगा, मतलब उससे पहले तक इस सरफेस पे अटैच होकर चल रहेगा। जब तक तो गिरने की कोशिश करेगा तो ये वाला नीचे वाला सरफेस को सपोर्ट दे देगा, और स्पीड रूट 4gl की इतनी सफिशियंट होती है कि वो जस्ट सर्कुलर मोशन कंप्लीट करा देगा। इसलिए यहाँ पे रूट 4gl मिनिमम होती है, यहाँ पे रूट 5gl मिनिमम होता है, राइट। आई होप वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। फिर वेलोसिटी समझ में आ गई, अब टेंशन इसमें कैसे निकालते हैं वो एक बार चेक कर लो। ये टॉप बॉटम मोस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी है, u है, ऊपर क्या लग रहा है t, नीचे क्या लग रहा है mg, मास कितना है m, ठीक। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे नेट फोर्स t नीचे लग रहा है, तो t बॉटम बोल रहा हूं मैं, t बॉटम ऊपर माइनस mg, ये इक्वल होगा mu स्क्वायर बाई l के, तो यहाँ से tb कितना आ गया mg प्लस
mu स्क्वायर बाई एल। क्लियर है? ऐसे निकालते हैं बॉटम मोस्ट पे, और टी बॉटम को मैक्सिमम बोला जाता है, इसको टी मैक्सिमम भी बोलते हैं। टॉप मोस्ट पॉइंट पे कैसे निकालेंगे? नीचे टी, नीचे एम जी, राइट, टी टॉप बोल सकते हैं इसको, और हम यहाँ लिख सकते हैं टी टॉप प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी टॉप का स्क्वायर बाई एल। तो टी टॉप क्या हो गया? एम वी टॉप का स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी, राइट। इसका एक फॉर्मूला भी आता है टेंशन निकालने का, वो होता है एम यू स्क्वायर बाई एल माइनस 2mg प्लस 3mg कॉस थीटा। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितनी आनी चाहिए? mg प्लस mg स्क्वायर एल आनी चाहिए। अब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे थीटा 0 होगा, तो थीटा 0 कॉस 0 1 हो जाएगा, तो 3mg, यहाँ पे 3 है ना, 3mg माइनस 2mg mg, हाँ ठीक है, ये 3 है, ठीक है। ये टेंशन निकालने का फॉर्मूला भी है, तो ऐसे टेंशन निकाल सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आता है, वो क्या है? एंगुलर एम्पलीट्यूड। तो सिंपल एम्पलीट्यूड के बारे में हम लोग जानते हैं। एंगुलर एम्पलीट्यूड की बात करें, एंगुलर एम्पलीट्यूड तो वो क्या होता है? इसको अल्फा से, अगेन अल्फा से डिनोट किया जाता है। अल्फा, एंगुलर एक्सीलरेशन को भी अल्फा से डिनोट किया जाता है, पर अलग अलग नाम देगा तो आप अच्छे से समझ जाना। होता क्या है, मान लो हमने यहाँ पे u स्पीड दिया और ये थीटा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इसकी आके रुक गई, तो एंगुलर एम्पलीट्यूड यही हुआ ना, बोलो अल्फा, यही हुआ। यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी? 0, मतलब ये एंगुलरली कितना तक जा पा रहा है, दैट इज इसका एम्पलीट्यूड हुआ। तो हमारा फॉर्मूला v इज इक्वल टू होता है u स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा अंडर रूट। तो वेलोसिटी एक्चुअली में क्या हो रही है? 0, रूट हटाएंगे तो आएगा u स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं आगे? u स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2gl, फिर करेंगे तो प्लस 2gl कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो इस माइनस 2gl को अगर मैं उधर, मेरे को निकालना क्या है? थीटा ना निकालना है, यस। तो मैं क्या करूंगा? मैं इन दोनों को भेज रहा हूं, इन दोनों को उधर भेज रहा हूं, तो जैसे ही भेजूंगा उधर, ये हो जाएगा 2gl माइनस यू स्क्वायर बाई 2gl। ये वैल्यू आया कॉस थीटा की, तो थीटा कितना होगा? कॉस इनवर्स 2gl माइनस, यहाँ पे लिख देता हूँ, थीटा आया कॉस इनवर्स 2gl माइनस यू स्क्वायर बाई 2gl। ये आया थीटा विच इज अल्फा, विच इज एंगुलर एम्पलीट्यूड। ऐसे निकाल सकते हैं। जब बोलेगा एंगुलर एम्पलीट्यूड 90 डिग्री या बोलेगा हॉरिजॉन्टल है, तो थीटा की वैल्यू आपको कितना आ जाएगा? π/2। फिर बोलेगा यू निकालो, तो यू निकाल लेना। यहाँ पे यू क्या है? स्पीड एट बॉटम मोस्ट पॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं बैंकिंग की। बैंकिंग, तो अब बैंकिंग क्या होता है आपको पता ही है। सड़क को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट किया जाता है ताकि एक नॉर्मल सपोर्ट आपके गाड़ी को मिले इधर, ठीक है। ये नॉर्मल ऐसे होता है ना, इसका 2 टुकड़ा, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये n साइन थीटा, ये n कॉस थीटा, ऐसे लग रहा होगा mu स्क्वायर बाई जो भी इसका रेडियस होगा r, ठीक है। इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा। आप समझ रहे हो? अरे यार ये क्या हुआ? राइट, तो यहां पे देखो ये भी थीटा होगा, तो ये mu स्क्वायर बाई r cos थीटा होगा, ये mu स्क्वायर बाई r sin थीटा होगा, ये mg ऐसा है तो ये mg cos थीटा होगा। तो ये नॉर्मल इसको इसके बराबर होगा, राइट। और यहाँ पे mu स्क्वायर cos थीटा इसके बराबर होगा, या तो इसका ये कंपोनेंट इधर है ही, इससे बराबर होगा। तो हम कुल मिला के क्या सिचुएशन देखेंगे? पहला कंडीशन ये देखेंगे भाई, जब मेरा फ्रिक्शन 0 मतलब स्लाइडिंग कंडीशन ना इधर है ना इधर है, तो इस केस में इधर जो mg साइन थीटा लग रहा होगा वो mg साइन थीटा प्लस नॉर्मल का ये कंपोनेंट इधर के mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। इस कंडीशन में फ्रिक्शन है ही नहीं। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि अगर इसके स्लाइडिंग टेंडेंसी नीचे हुई तो फ्रिक्शन ऊपर होगा, तो इधर फ्रिक्शन ऐड कर देंगे, फिर दोनों को बराबर कर देंगे। तीसरा कंडीशन क्या हुआ कि स्किड आउट बाहर हुआ तो फ्रिक्शन नीचे आएगा, तो इसके साथ फ्रिक्शन को ऐड कर देंगे और इसको इसके बराबर कर देंगे तो आएगा। तो मेरा 3 स्पीड आएगा। 3 केस में जब दोनों बराबर होंगे तो स्पीड आएगा सेफेस्ट स्पीड। जब ये स्लाइडिंग टेंडेंसी नीचे होगी तो मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए, और जब स्किडिंग टेंडेंसी आउट होगी तो मैक्सिमम स्पीड कितना होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप कैलकुलेट कर लोगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। हमने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करी। इन केस कुछ छूट गया हो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना,
मैं एक और शॉर्ट वीडियो इससे रिलेटेड बता दूंगा जिसमें कुछ क्वेश्चन भी ऐड कर दूंगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट। टेक केयर।